तो हम राजनीतिक उपलब्धियों से चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ एक जो मैंने अभी बताया आपको, आंवल बांवल की संधि। ये आंवल बांवल, ये आपके कुंभा और जोधा के बीच की संधि है। तो ध्यान रखना किस किस के बीच में हुई, कि कुंभा प्लस जोधा। कब हुई, तो 1453। क्या कहा गया इस संधि में, तो इस संधि के अंदर कहा गया कि मंडोर पर आज के बाद अब जोधा कब्जा हम छोड़ देंगे। अब इतने दिन क्या था, इतने दिन मेवाड़ तो कुंभा का ही, मारवाड़ पे भी एक तरीके से कुंभा ने कब्जा ही कर रखा था। तो कहा गया कि भाई अब मेवाड़ मारवाड़ का विभाजन करो अलग से, तो फिर एक बाउंड्री बनाई गई और कहा गया जितनी दूरी में आंवले की झाड़ियां हैं, आंवल आंवल एक मेवाड़ के अंदर झाड़ी होती है, हरी भरी एक झाड़ी होती है, जितनी दूर में आंवल है उतनी दूर में तो मेवाड़ मान लो, और जहां से बावली शुरू हो जाते हैं, बबूल किंकर जो अपने बोलते हैं, वो जो शुरू हो जाते हैं, वहां से आप मारवाड़ मान लो। हरी भरी जमीन मेवाड़ की और जहां सूखा सूखा शुरू हो जाता है वो मारवाड़ का मान लो, इसलिए संधि का नाम पड़ गया आंवल बावल की संधि। और ये जो बाउंड्री बन रही थी, बाउंड्री अपने पाली के अंदर एक जगह पड़ती है सोजत, वहां सोजत में जाके बाउंड्री बन रही थी, इसलिए कहा गया सोजत अब मेवाड़ और मारवाड़ की बाउंड्री है। सोजत से इधर वाला इलाका तो इसको दे दिया मारवाड़ को, और उधर उधर वाली जो जगह थी वो किसको दे दी थी, मेवाड़। फिर जोधा ने सोचा यार अब इतने सालों की जो दुश्मनी थी उसको भुला ही देते हैं, इन्होंने संधि कर लिया अपने साथ में, ये सब कर ही दिया। तो जोधा ने कहा कि मैं मेरी बेटी की शादी, जोधा की बेटी थी श्रृंगार कंवर, इसकी शादी कुंभा के बेटे के साथ कर दी, और कुंभा का जो बेटा था उसका नाम था रायमल। तो दुश्मनी बुलाने के लिए पहले अक्सर ये सबसे अच्छा उपाय होता था कि आपस में शादी ब्याह वापस कर लो, रिश्तेदारियां कर लो, तो पुरानी जो दुश्मनी होती थी वो टूट जाया करती थी। तो जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी किसके साथ में कर दी, रायमल, रायमल जो कुंभा का बेटा था उसके साथ में कर दी। तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिलेशन कैसे आपस में सही हुए वो याद रखना आप। तो कौन सी संधि है वो, आंवल बांवल की संधि। कब हुई है, 1453, 1453। किस किस के बीच में, कुंभा प्लस जोधा। क्या कहा गया कि आज के बाद मंडोर किसका है, जोधा का। आंवल बांवल की संधि इसलिए कहते हैं जहां तक हरी भरी जमीन है, आंवले जैसी जमीन, आंवले की झाड़ियों वाली जमीन है वो मेवाड़ की, जहां से बावड़िया बबूल शुरू होते हैं वो मारवाड़ का। बाउंड्री बीच में किसको बनाएगी, सोजत को, पाली के अंदर जगह पड़ती है। और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी किसके साथ में कर दी गई, कुंभा के बेटे रायमल के साथ में, ताकि दुश्मनी खत्म हो जाए। आप ये भी देखो, इससे ना कुंभा की डिप्लोमेसी भी झलकती है। कुंभा कहीं ना कहीं डिप्लोमेट आदमी है, वो ये समझता है कि यार पड़ोसियों के साथ में ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई जारी नहीं रखनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ में संबंध अच्छे होने चाहिए। मेवाड़ का पड़ोसी कौन, मारवाड़, फिर रिश्तेदार और थे, इसलिए इनके साथ वापस अपने दोस्ती कर ली जाए। तो यहाँ पे कुंभा इनके साथ में दोस्ती कर लेता है। तो कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट जो पढ़ रहे थे उसके अंदर एक तो ये मेवाड़ मारवाड़ का, चूंकि थोड़ा फ्लैशबैक चल रहा था इसलिए मैंने वहां से बताया, इसलिए बात सामने आ गई। अब आगे पढ़ते, ये याद रख लेना भाई, ये मैं वापस मिटा रहा हूं इसको। अब एक लिखा हुआ इसके अंदर सारंगपुर का युद्ध। क्या हुआ देखो, मैंने अभी बताया था कि रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने आगे चाचा और मेरा को मार दिया क्योंकि वो मोकल के हत्यारे थे। मैंने बताया था महपा पंवार और एका नाम के दो बंदे थे, और वो भाग के मालवा के सुल्तान के पास चले गए, और मालवा का सुल्तान हुआ करता था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, कुंभा ने महमूद खिलजी के पास मैसेज किया कि महमूद खिलजी, ये भाई ये दो जो बंदे तेरे पास बैठे हैं ये मेरे पिता की हत्या में शामिल थे और इनको तू वापस दे। महमूद खिलजी ने मना कर दिया। महमूद खिलजी ने कहा नहीं साहब ये शरणागत है, इन्होंने असाइलम लिए हमारे पास में आगे शरण लिए, और शरण लिए हुए आदमी को वापस नहीं दूंगा मैं। कुंभा ने कहा मैं मारूंगा तेरे को, बाद में इनका तो जो होगा वो देखा जाएगा, तेरे पड़ जाएगी फालतू के अंदर। महमूद खिलजी ने कहा जो हो, मैं इनको तो नहीं, इनको अपने पास में रखूंगा। महमूद खिलजी के मन में एक कोई दूसरी बात, कहते ऐसे ही एक कोई महमूद खिलजी का एक विरोधी और था, उमर खां, और उस उमर खां को कुंभा ने किसी टाइम में शरण दी थी, इसलिए उसके दिमाग में थी कि तूने मेरे विरोधी उमर खां को शरण दी थी, मैं ले तेरे विरोधियों को शरण दे दूंगा, मैं इसको महपा और एका पंवार को, सॉरी महपा पंवार और एका को शरण दे दूंगा। इस बात पे कुंभा को गुस्सा आया, कुंभा महमूद खिलजी पर हमला कर देता है। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है सारंगपुर, 1437 1437 एडी में युद्ध हुआ। किस किस के बीच में युद्ध हुआ, कुंभा और महमूद खिलजी के। तो याद रखना भाई, ये कोई युद्ध पूछ लेगा आपसे।
कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो कुंभा और महमूद खिलजी के बीच सारंगपुर। सारंगपुर कहां पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। कब हुआ? तो 1437 में। किस बात को लेकर हुआ? एक तो अपने राज्य का विस्तार करना, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, वो तो याद रखनी है। एक ये भी याद रखना है कि महमूद खिलजी ने कुंभा के जो पिता के हत्यारे थे उनको अपने पास में शरण दे दी थी, इस वजह से भी कुंभा नाराज था और उसने ये युद्ध कर लिया था। कुंभा जीत गया। कुंभा जीतता है और जीतने के बाद उसने चित्तौड़ में एक विक्ट्री टावर बनवाया था, विजय स्तंभ बनवाया था, विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया था। मैं विक्ट्री भी है मेरा, मैं जीता हूं, इसलिए जीत की याद में एक स्तंभ बनवाता हूं। अब याद क्वेश्चन याद रखने वाला ये, कोई पूछे कि विक्ट्री टावर किसने बनवाया था? तो विक्ट्री टावर कुंभा ने बनवाया था। कोई पूछे कि विक्ट्री टावर कौन से युद्ध में जीत के बाद बनवाया गया? तो बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर कब हुआ? तो 1437। बैटल ऑफ सारंगपुर किस किस के बीच में हुआ? तो कुंभा और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा था? तो मालवा का। क्यों युद्ध हुआ? क्योंकि मालवा वाले महमूद खिलजी ने जो कुंभा के पिता मोकल थे, उनके जो मर्डरर थे, उनको अपने पास में असाइलम दे दी थी, उनको अपने पास में शरण दे दी थी। इतनी बातें याद रखने वाली सी बात। तो सारी बातें याद रखना है सारंगपुर युद्ध की। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, सारी बातें वापस। अब एक थोड़ी सी बात आगे और पढ़ते हैं। इस चंपानेर वाली संधि से पहले मैं एक बात और पढ़ाता हूं आपको। अपने यहाँ पे नागौर, नागौर में मैंने एक राजा बताया था, पिछले में मैंने बताया था, ऋषि श्रृंगी वाला अभिलेख कहता है कि नागौर में एक राजा था फिरोज खां, और मोकल ने उसको हराया था। फिरोज खां जब मर गया तो फिरोज खां का बेटा राजा बना यहां पे शम्स खां। इस बात पे शम्स खां का चाचा नाराज हो गया, मुजाहिद खां। उसने कहा राजा मैं बनूंगा। मुजाहिद खां नाराज हो जाता है, और मुजाहिद खान नाराज हुआ और मुजाहिद खान ने शम्स खां को हटा दिया और खुद राजा बन जाता है। कुल मिला के नागौर में एक सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। दो लोग लड़ रहे हैं, एक शम्स खां और एक मुजाहिद खान नाम के दो लोग बंदे लड़ रहे हैं। शम्स खां भाग के कुंभा के पास में आता है और इसने कुंभा को कहा कि आप मेरी सहायता करो, और आप मेरी सहायता करके मेरे चाचा को हटा के मुझे राजा बनाओ। कुंभा ने कहा पक्का। कुंभा गया, कुंभा ने जाके मुजाहिद खान को पीटा, और मुजाहिद खान को पीट के वहां पे राजा किसको बना दिया? शम्स खां को राजा बनवा दिया, और कहा कि तू मेरे को टैक्स टाइम टू टाइम बेचता रहेगा, तू आज के बाद मेरे अंडर में। शम्स खां ने कहा पक्का। सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कुंभा ने कहा कि उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ले लिया था, सक्सेशन स्ट्रगल में भाग कुंभा पार्टिसिपेट कहां कर लेता है? नागौर। किस किस के बीच में था? शम्स खां और मुजाहिद खान के बीच में। कुंभा सपोर्ट किसको करता है? शम्स खां का। कुंभा विरोध किसका कर देता है? तो मुजाहिद खान। मुजाहिद खान का तो इसने विरोध कर दिया, और शम्स खां का इसने क्या कर दिया था? पक्ष ले लिया था, इसका सपोर्ट कर दिया था। अब शम्स खां बन गया। शम्स खां ने बनने के बाद थोड़े दिन तो कुंभा की बात मानी, और बाद में कुंभा की बात माननी मना कर दी, और इसने शम्स खां ने नागौर का जो किला था उसकी मरम्मत वगैरह करवानी शुरू कर दी। तो कुंभा गुस्सा है, कुंभा ने वापस सेना भेजी। इस बार शम्स खां को हराया इसने। अब शम्स खां भाग के गया गुजरात के राजा के पास। गुजरात का राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह के पास गया और उसने जाकर देख, अपने दोनों मुस्लिम भाई है, और मेरे को यार वहां राजस्थान में नागौर का राजा हूं, और मेरे को कुंभा वहां पे पीटता रहता है, तू मेरी हेल्प कर। और शम्स खां ने अपनी बेटी की शादी और कुतुबुद्दीन शाह के साथ कर दी। कुतुबुद्दीन शाह गुस्सा गया, यार ऐसे कैसे हमारे भाई को वहां कुंभा पीट सकता है? कहते कुतुबुद्दीन शाह ने और सेना भेजी, और कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी, कुतुबुद्दीन शाह ने सेना भेजी तो कुंभा ने उसको भी हरा दिया। कुतुबुद्दीन शाह को भी कुंभा हरा दिया। गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह। अब कुतुबुद्दीन शाह हार के चला गया। ये बात मालवा वाले महमूद खिलजी को पता चली। महमूद खिलजी जो मालवा वाला पहले सारंगपुर वाले युद्ध में हार के गया था, उसको ये बात पता चली कि कुंभा ने गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह को भी हरा दिया। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। फिर दूसरी बड़ी बात, जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो लोग आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी, एक मालवा का राजा एक गुजरात का राजा, दोनों का दुख एक। दोनों का दुख एक कौन? तो दोनों का दुख एक कुंभा, इसलिए दोनों आपस में दोस्त बने। और कुतुबुद्दीन शाह जो था वो महमूद खिलजी जो था, महमूद खिलजी अपना एक बंदा कुतुबुद्दीन शाह के पास भेजता है। कुल मिला के महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह से बातचीत करता है, और उसने कुतुबुद्दीन शाह को जाग कहा कि यार मेरे को, महमूद खिलजी ने कहा, मेरे को कई साल पहले कुंभा ने हरा दिया था। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा मी टू, मेरे को अभी अभी जस्ट उसने और पीटा है, मुझे और मारा है उसने। तो कहा क्यों ना अपने दोनों मिले और मिलके कुंभा को हरा दे। कहा यार ये वाली बात सही। तो इस बार महमूद खिलजी
और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिले, मतलब मालवा का राजा और गुजरात के राजा मिले और 1456 में दोनों एक संधि करते हैं, चांपानेर की संधि। दोनों ने एक संधि कर ली वहां, चांपानेर की संधि गुजरात में जगह पड़ती है, चांपानेर की संधि की, और कहा इस बार अपने दोनों मिलके जाएंगे और मिलके कुंभा को हरा के आएंगे, दोनों मिलके कुंभा को हराएंगे। अगले साल दोनों ने अपने मिलके सेनाएं भेजी। अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है बदनौर, बदनौर के अंदर युद्ध हुआ। कहते इस युद्ध में कुंभा ने दोनों को मिलके पीटा था, दोनों को एक साथ हराया। कुल मिला के बात यह है कि कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को अकेले को सारंगपुर के युद्ध में हराया। कुंभा ने उसके बाद में नागौर वाले मुजाहिद खान को हराया, शम्स खां की सहायता की, फिर शम्स खां को हराया, फिर शम्स खां की सहायता करने के लिए कुतुबुद्दीन शाह आया तो उसको हराया, फिर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी मिलके आए तो उनको और बदनौर वाले युद्ध के अंदर हराया। अब और कहते हैं कि जब उधर से आपके ये महमूद खिलजी आ रहा था, किधर से ये आ रहा है? गुजरात से। आपके गुजरात से जब महमूद खिलजी आ रहा है तो गुजरात से जब राजस्थान में अंदर घुसेंगे तो अपने यहाँ पे राज्य कौन सा पड़ता? सबसे पहले सिरोही। और सिरोही में चौहानों का शासन हुआ करता था। चौहानों की एक ब्रांच थी देवड़ा, और उन देवड़ों का एक राजा था सहसमल। सहसमल देवड़ा एक राजा हुआ करता था, और कुंभा ने सहसमल देवड़ा के कुछ एरिया दबा रखे थे। इसलिए जब कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात वाला कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से आ रहा था उधर से, तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा उससे मिला। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा, भाई हाँ सहसमल बता तू किसकी सहायता करेगा? मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा साहब आपकी, उसने मेरे खुद के एरिया दबा रखे हैं और मैं आपकी सहायता करूंगा। तो उसने अपनी छोटी मोटी टुकड़ी और सहायता के लिए यहाँ पे भेजी। लेकिन कुंभा कुतुबुद्दीन शाह को हरा देता है। कुतुबुद्दीन शाह जब हार के यहाँ से चला गया तब कुंभा ने पूछा कि अरे वो कुतुबुद्दीन शाह गुजरात वाला उधर से आ रहा था, तो बीच में चाय नाश्ते किसने करवाए तेरे? तो कहा साहब वो तो सिरोही वाला सहसमल देवड़ा था। इस बार कुंभा ने सहसमल देवड़ा पे सेना भेजी और सहसमल देवड़ा को हरा दिया था। तो इन्हें सिरोही को नरसिंह डोडिया नाम का सेनापति था। डोडिया परमारों की एक ब्रांच होती है, आगे पढ़ेंगे हम, याद रखना आप। तो नरसिंह डोडिया को भेजा, नरसिंह डोडिया जाके सहसमल देवड़ा की सेना को हरा के आ जाता है, तो सिरोही पर भी कब्जा कर लेते हैं। वापस ध्यान दे लेना आप। अपने पड़ोसी जोधा के साथ में एक संधि करता है, आंवड़ बांवड़ की संधि। इसके द्वारा जोधा को मंडोर वापस दे देता है, सोजत को बाउंड्री बना लेते हैं, और जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रैमल के साथ कर देते हैं। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराता है, क्योंकि इसने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, और इस युद्ध में जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। नागौर में शम्स खां और मुजाहिद खान के बीच का जो सक्सेशन स्ट्रगल है, इसमें पहले शम्स खां का साथ दिया, मुजाहिद खां को हटाया। फिर शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिलकर आए थे। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का राजा था, दोनों मिलकर आए थे, इनको हराया। फिर कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों एक संधि करते हैं, चांपानेर की संधि। कुंभा खिला 1456 में कि मिलके बांटेंगे इसके राज्य को, पर इन दोनों को एक साथ 1457 में बदनौर के युद्ध में रहा। दोनों किसको? तो आपके महमूद खिलजी मालवा के राजा को और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के राजा को। और सिरोही के अंदर सहसमल देवड़ा राजा था, इसने गुजरात वालों की हेल्प की थी, इसलिए नरसिंह डोडिया को भेज के इसको भी हराया था। कुल मिला के कुंभा अपने टाइम का सबसे शक्तिशाली राजा था उत्तर भारत का। उत्तर भारत में उस समय 3 ही बड़े स्टेट हुआ करते थे, दिल्ली, गुजरात और मालवा। देख लो गुजरात और मालवा वालों को तो कुंभा नचा नचा के मार रहा है कि तुम अकेले आओगे तो अकेले मरोगे, साथ में आओगे तो साथ में मर के जाओगे यहाँ से। और दिल्ली की तो तब इतनी औकात ही नहीं थी कि कुंभा से लड़े। दिल्ली की तो हालत तो वो थी, आप जब मिडेवल नरेंद्र सर मिडेवल पढ़ाएंगे तब आपको और बताएंगे कि दिल्ली का राज्य तो दिल्ली से पालम तक था, कि दिल्ली से बाहर आता है हवाई अड्डा है पालम, कि बस इतनी दूरी में दिल्ली का राज चल रहा था, बाकी दिल्ली के पास तो कुछ बचा हुआ ही नहीं था अपने आप में। तो दिल्ली वालों की तो औकात ही नहीं थी। 1398 में जब तैमूर ने हमला किया था, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी तो नष्ट हो गई थी, सैयद आए थे, उनके पास कुछ ज्यादा ताकतें नहीं थी, इसलिए कुंभा यहाँ पर शक्तिशाली राजा बना हुआ था। देख लो उसने सबको हराया। ये कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट है, जितनी हमने पढ़ी वो सारी की सारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद लिखा हुआ है कुंभा की कल्चरल अचीवमेंट्स। मुझे और एक बात फिर याद आती है, बात सुनो। एक कोई 7वीं की बुक में कोई एक लाइन लिखी, एनसीईआरटी के अंदर कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि एक किसी राजा का वर्णन है, सुनिए आप राजा का वर्णन। पहले एक छोटी स्टोरी लिखी हुई वर्णन से पहले कि अरविंद एक दिन स्कूल से घर आया और अरविंद ने आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे स्कूल के एनुअल फंक्शन में भाग लेना है और मैं उसमें एक प्ले के अंदर किंग बनूंगा, प्ले में राजा बनूंगा, ड्रामा में राजा का रोल करूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई और मम्मी सोचने लगी कि मेरा अरविंद जब राजा बनकर मंच पर चलेगा, प्लेटफॉर्म पे चलेगा, तो अपनी फड़कती हुई मूछें और कड़कती हुई तलवार में कितना सुंदर लगेगा। और तभी अरविंद ने मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी मुझे वीणा ला कर दो। वीणा, वीणा होती है वाद्य यंत्र, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। माँ सरस्वती के हाथों में कभी आपने देखी कि मम्मी मुझे एक वीणा ला कर दो
क्योंकि जब मैं राजा बनूंगा तब मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। मम्मी अचंभे में पड़ गई, मम्मी आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगे ऐसा कौन राजा था जो तलवारों की बजाय वीणा बजाया करता था, या जो राजा वीणा का उपयोग भी किया करता था। आओ बच्चों, आज हम समुद्रगुप्त की कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी पढ़ेंगे? समुद्रगुप्त की। मतलब भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त वो योद्धा हुआ है जिसने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को रौंद के रख दिया था, बींद के रख दिया था उसने पूरे संपूर्ण भारत को। और गुप्त साम्राज्य का सबसे महानतम सम्राट हुआ इस विजय वाली उपलब्धियों के अंदर। लेकिन फिर भी उस आदमी को यदि याद किया जाता, इसके लिए याद किया जाता कि वो क्या बजाया करता था? वीणा। कि भाई लड़ाइयां करना, युद्ध जीतना, ये तो किसी भी राजा के काम होते हैं। इनके अतिरिक्त कहीं किसी कोने के अंदर उसके वो सॉफ्ट वाला दिल भी धड़कता है या नहीं धड़कता है? वो कोई कल्चर के प्रति, वो कोई म्यूजिक के प्रति, वो लिटरेचर के प्रति, वो कंस्ट्रक्शन के प्रति, इनके प्रति भी थोड़ी बहुत कोई रुचि, इंटरेस्ट, हॉबी रखता है या नहीं रखता है? तो समुद्रगुप्त को आज हम वीणा वालों से नाम से याद करते हैं। और मतलब मैंने तो यूपीएससी का, आरपीजी खूब सारा क्वेश्चन हमेशा देखा हुआ है कि गुप्त वंश का कौन सा जो राजा था वो वीणा बजाया करता था, समुद्रगुप्त। मैं ठीक यही बात कुंभा पे लागू कर सकता हूँ कि कुंभा भी अपने वही राजा है जिसने इतनी कितनी सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया या भाग लिया। कुंभा वही राजा है जो वीणा बजाया करता था। तो अपने इंडियन हिस्ट्री में तो कोई समुद्रगुप्त बजाया करता था, और अपने राजस्थान हिस्ट्री में पूछे तो वीणा बजाया, कुंभा बजाया करता था वीणा। तो आप देख लो कि भाई कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां कितनी महान हुई। सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, थोड़ी सी यहाँ पे लिखी हुई है कि हम उसके कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, क्या क्या बनवाया था उसने। हम उसका लिटरेचर पढ़ेंगे, उसने क्या क्या लिखा था। हम उसके कोर्ट स्कॉलर पढ़ेंगे, उसके दरबार में विद्वान कौन कौन थे, उसने किस किस को प्रमोट कर क्या क्या किया था, और उसने क्या क्या टाइटल ग्रहण किए थे। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। एक एक का नंबर लगा देते हैं, अपने एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले लो देखते हैं अपने निर्माण कार्य के बारे में देख लेते हैं। निर्माण कार्य क्या क्या करवाया था। एक तो मैंने अभी बीच के अंदर एक लाइन बोली थी कि कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि 1437 में सारंगपुर के युद्ध में उसने महमूद खिलजी मालवा के राजा को हरा दिया था। उस जीत की याद में उसने विक्ट्री टावर बनवाया था। एक तो इसका कंस्ट्रक्शन विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। हम बात करेंगे विजय स्तंभ की अलग से, और सारी बात करेंगे, पर एक बार थोड़ी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, बाद में और बात कर लेंगे अपने। एक तो उसने ये करवाया था। अच्छा, और क्या करवाया उसके बाद में? एक मैंने एक बुक पहले भी आपको बताई थी, एक राइटर हुए हैं अपने कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी नाम करके एक राइटर हुए, और कवि राजा श्यामल दास जी ने एक बुक लिखी है, वीर विनोद। और वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास जी लिखते हैं कि मेवाड़ में टोटल 84 फोर्ट्स है, उनमें से 32 केवल कुंभा ने बनवाए। 84 में से 32 किलों का निर्माण यदि किसी ने करवाया है तो वो कुंभा ने करवाया। अब वो सारे 32 तो अपने पढ़ने से रहे, लेकिन जो मुख्य मुख्य किले हैं वो मैं बताता हूं जो इसने बनवाए थे। इसने कुंभलगढ़ का किला बनवाया था कुंभा ने। एक बसंतगढ़ का किला बनवाया, एक मचान का किला बनवाया, एक भोमट का किला बनवाया। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद डिस्ट्रिक्ट लगती है, अलग से पढ़ लेंगे, इनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने अलग से और देखेंगे। बसंतगढ़ और मचान दोनों सिरोही में। भोमट, भोमट का क्षेत्र अपने उदयपुर में भीलों जो इलाका है वो है। ये दोनों किले। मचान का किला इसलिए बनवाया था क्योंकि कोई मेर जाति थी, वो यहाँ पे उपद्रव करती थी, वो यहाँ पे अनरेस्ट किया करती थी, उनको दबाने के लिए मचान का किला बताया गया। मेरी पहली क्लास याद करो, मैंने पहले ही बताया था, मेदपाट का नाम कहीं ना कहीं मेर, मेद या मेऊ की वजह से, तो कोई मेर जाति थी वो यहाँ पे तंग किया करती थी, इसलिए इनको कंट्रोल में करने के लिए कौन सा किला बनाया गया था? मचान। मैंने बताया भोमट वाला भीलों के क्षेत्र में, इसलिए भीलों को कंट्रोल करने के लिए कोई किला बनाया गया था, वो था भोमट। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं कि वीर विनोद नाम की अपनी किताब में कि कुंभा ने 84 में से 32 किले और बनवाए थे। उन 32 किलों में से राजसमंद में आपका कुंभलगढ़, आपके सिरोही में बसंतगढ़ और मचान, और आपके एक ये भोमट वाला किला, ये मुख्य मुख्य से याद रखना, ये तो बनवाए थे। सिरोही के अंदर इसने एक किले का रिकंस्ट्रक्शन और करवाया था, अचलगढ़। सिरोही में पुराना बना हुआ किला, परमारों का बनाया हुआ किला था। ये इसका 1452 में 1452 के अंदर इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाता है, इसको यहाँ पर दोबारा बनवाता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना कि रिकंस्ट्रक्शन कौन से किले को, अचलगढ़ मुझे याद है, ये बार अलग से ही पूछ लिया था
कि कौन से किले का उसने पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, तो अचलगढ़ का उसने रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। अब और जो उसके अलावा और क्या, कि ये विजय स्तंभ हो गया या आपके किले हो गए, और क्या बनवाया इसने। तो इसके बाद में कुंभा ने मंदिर बनवाए। हालांकि ये सारे शिव जी के भक्त हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं, कुंभा के लिए कहते हैं कि कुंभा विष्णु भगवान को ही उतना ही मानता था, और कुंभा ने विष्णु भगवान की याद में एक मंदिर बनवाया, कुंभ श्याम। कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। कुंभ स्वामी मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो एक कुंभ स्वामी का मंदिर 3 जगह पे बनवाए थे। राजधानी कौन सी, चित्तौड़गढ़, यहां पर बनवाया। कुंभलगढ़ में कौन सा किला है, कुंभलगढ़, यहां पर बनवाया। और कौन से किले का पुनर्निर्माण करवाया, अचलगढ़, तो यहां पर बनवाया। कुंभ स्वामी विष्णु भगवान का मंदिर है, कितनी जगह पे बनवाए, 3 जगह पे। कौन कौन सी जगह है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर कुंभा ने ये मंदिर बनवाए थे आप। फिर उसने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर और बनवाया, श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया। ये क्या है श्रृंगार चौरी मंदिर के, वास्तव में जैनों का एक मंदिर है, जैनों के एक तीर्थंकर वे शांतिनाथ जी। तो ये शांतिनाथ जी का मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। और कहते हैं कुंभा के एक कोषाध्यक्ष थे, कुंभा के खजांची थे, कुंभा के ट्रेजरर थे, वेलाक, वेलाक भंडारी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण तो वेलाक ने करवाया था, तो वो थोड़ा सा अलग से याद रख लेना आपने कि श्रृंगार चौरिया शांतिनाथ जैन मंदिर था और कुंभा की किसी कोषाध्यक्ष ने बनवाया। जैनों के मंदिर की बात है तो वापस बताऊं, अपने राजस्थान में जैनों के सबसे सुंदर मंदिर कहां पे, तो एक तो आबू के पास दिलवाड़ा के अंदर, और दूसरे सुंदर मंदिर अपने पाली में रणकपुर वाले जो मंदिर है वो खूब सारे सुंदर बने। कहते हैं कुंभा के पास में जैन इकट्ठे कर, जिन जैनों ने कहा कि साहब हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं जैनों का, कुंभा ने कहा बनवा लो। तो आप जमीन चाहिए ले लो, जमीन कितनी चाहिए, मेरे साहब खूब सारी जमीन चाहिए। कहते हैं कुंभा ने उनको 99 बीघा जमीन दान के अंदर दी थी, और उस जमीन के अंदर उन्होंने क्या शानदार वाली सी चीज बनवाई। एक सेठ हुए थे धरणकसा, और उस धरणकसा नाम के सेठ ने रणकपुर वाले मंदिर बनवाए थे। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये कुंभा के टाइम के कुछ कुछ मुख्य निर्माण कार्य हैं। वापस देख लेना आप कुंभा के टाइम के। विजय स्तंभ बनवाया था, कवि राजा श्यामल दास जी कहते हैं वीर विनोद में कि उसने 84 में से 32 किले बनवाए थे। कौन कौन से मुख्य मुख्य, राजसमंद में कुंभलगढ़, अचलगढ़ और मचान दुर्ग सिरोही में, जिनमें मचान मेरों पर नियंत्रण के लिए, उदयपुर में भोमट, भोमट भीलों पर नियंत्रण के लिए। एक किले का पुनर्निर्माण करवाया था सिरोही में, और वो किला आपका अचलगढ़ 1452 में। ये किला पुराने टाइम का परमारों को बनाया हुआ था किला था। फिर उसने कुंभ स्वामी मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है, 3 जगह बनवाया, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ के अंदर बनवाया। फिर उसने चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चौरी मंदिर उसी के टाइम में बना था, शांतिनाथ जी भगवान है उनका ये मंदिर है, और वेलाक नाम का कोई जैन था उसने ये बनवाया था, कुंभा के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। और धरणकसा ने रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, धरणकसा ने। और ये जो रणकपुर जैन मंदिर है, ये रणकपुर आपके पाली के अंदर पड़ता है, धरणकसा नाम के सेठ थे उन्होंने बनवाए थे। पर इसके लिए जमीन दान में दी थी, कुंभान दी थी, 99 बीघा जमीन का दान किया था। इनमें थोड़ी थोड़ी चीजें मैं अलग अलग थोड़ी सी इनकी और बताता हूँ आपको। चलो पहले मैं आगे वाले थोड़ी और बातें बता दूं, फिर इनके बारे में थोड़ा, विजय स्तंभ के बारे में आपको, कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब और करूंगा, मैं आपको रणकपुर वाले मंदिरों के बारे में और बता देंगे आपको। पहले थोड़ी आगे वाली बातें और कर लेते हैं। साहित्य, लिटरेचर, मैंने भी बताया कुंभा वीणा बजाया करता था, इसका मतलब कुंभा म्यूजिक के अंदर रुचि रखता है। तो उसने म्यूजिक की खूब सारी किताबें लिखी, संगीत की खूब सारी किताबें लिखी। और कहते हैं कि उसके जो संगीत के गुरुजी थे उनका नाम था सारंग व्यास। सारंग व्यास कुंभा के गुरुजी हुआ करते थे। अब संगीत पर इसने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो संगीत की किताबों के नाम याद कर लेते हैं अपने कुंभा की। एक किताब का नाम है सुधा प्रबंध, देखो हिंदी में इसी को कई बार सूड प्रबंध लिख देते हैं वो। एक किताब का नाम है कामराज रतिसार। एक किताब का नाम है संगीत सुधा। एक किताब का नाम है संगीत मीमांसा।
एक किताब का नाम है संगीत राज, और सबसे मुख्य किताब भाई यही है, संगीत राज। देख लो नाम से संगीत की राजा है, जैसे संगीत राज है। कहते हैं 5 पार्ट्स में बंटी हुई किताब है संगीत राज। कामराज रतिसार के लिए कहते हैं इसके 7 पार्ट है। ये देखो, एक तो ये किताबों के नाम याद करने का तरीका है, बोल बोल के देखिए आप इनको 2-3 बार बोलिए कि सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। मुख्य मुख्य कुंभा ने खूब सारी किताबें लिखी, मैं केवल उनके नाम याद करवा रहा हूं आपको जिनके एग्जाम में पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है, उनके नाम अपने याद करते हैं। कौन कौन से वापस देख लो, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। वापस देखो देख कौन कौन सी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज सबसे अच्छी वाली किताब है। संगीत राज के 5 पार्ट है और कामराज रतिसार जो इसके 7 पार्ट। पर इस वाले 5 पार्ट भी अपने को याद रखेंगे कि 5 पार्ट कौन कौन से हैं। 5 पार्ट के नाम है इसके। एक पार्ट का नाम है पाठ्य रत्न कोश, एक अगले का नाम है गीत रत्न कोश, फिर अगले का नाम है नृत्य रत्न कोश, फिर अगले का नाम है वाद्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाला रत्न कोश, और एक का नाम है रस रत्न कोश। 5 पार्ट देख लो कौन कौन से 5 पार्ट है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। अब सिंपल सा कभी कोई आपसे पूछ ले कि संगीत राज के 5 भागों के बारे में बताइए, तो संगीत राज के 5 भाग बता देना। कौन कौन से 5 भाग हो गए, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। और वैसे याद नहीं रहे तो कुंभ कहने का मतलब ये था कि पहले तो पढ़ो भाई, तो पाठ्य रत्न कोश, फिर उसने कहा पढ़ लिया अब गाओ, तो गीत रत्न कोश, उसने गा लिया तो अब गाने के साथ साथ डांस और करो, तो उसने कहा नृत्य रत्न कोश, फिर उसने कहा बजाओ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और बजाओ, तो वाद्य रत्न कोश, और उसने कहा ये करोगे तो मजा आ जाएगा, रस मिलेगा आपको, तो रस रत्न कोश। तो पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य और रस रत्न कोश किसके भाग है, संगीत राज के भाग है। ये तो कुंभा ने खुद ने सीधी सीधी सी किताबें लिखी थी। कौन कौन सी वापस देख लो, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज के 5 पार्ट कौन कौन से, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। अब घुमाने का मैंने तो लिखी है वो लिखी है, अपने से पहले भी किसी ने संगीत पे काम किया है कि नहीं किया है, लोगों ने कहा साहब किया है, ये कैसे हो सकता है कि पहले नहीं किया हो, पहले भी खूब सारे लोगों ने संगीत पर काम किया। कुंभा ने कहा लाओ देखे कौन कौन सी किताबें, दिखाओ मुझे। किसी ने लाके कुंभा को एक किताब दिखाई, का सबसे अच्छी किताब जो संगीत पर लिखी है वो सर ये है, गीत गोविंद, जयदेव की बुक थी, पुराने टाइम में संगीत पर लिखी हुई बहुत अच्छी बुक थी। कहा सर ये है, कुंभा ने पढ़ी, कुंभा ने पढ़ यार मजा आ गया, किताब तो शानदार वाली है। तो उन्होंने कहा यार मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूं, इतनी बड़ी बुक पढ़ गया, तुम लोग इतनी बड़ी बुक पढ़ भी नहीं सकते, तो मैं काम करता हूं, तुम्हें इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करके दे देता हूं। तो कुंभा ने ये जो बुक थी इसका एक छोटा रूप लिखा था, और उस छोटे रूप को कहते हैं रसिक प्रिया। देखो मैंने बताया था कि रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया, पुराने टाइम में हमने पढ़ा था। वो जो रसिक प्रिया है वो जो जयदेव की गीत गोविंद है उसका छोटा रूप, और किसने लिखा था, कुंभा ने। अब और सुन, ये किसी बड़ी किताब के छोटे रूप, किसी कठिन किताब के सरल रूप जो लिखे जाते थे इनको बोलते थे टीका। अंग्रेजी में कहते हैं कमेंट्री, हिंदी में अपने कहते हैं टीका। किसी बड़ी किताब का छोटा रूप, किसी कठिन किताब का सरल रूप। तो मैं कह सकता हूं कि रसिक प्रिया गीत गोविंद की कमेंट्री है, रसिक प्रिया गीत गोविंद की टीका है। गीत गोविंद ओरिजिनली बुक किसकी, जयदेव की, इसकी कमेंट्री किसने लिखी, तो कुंभा ने। कमेंट्री का नाम क्या है, तो रसिक प्रिया नाम है इसका। और अच्छे शब्दों में आप कहूं तो कुंजी है जी, पासबुक है, संजीव पासबुक है, राजा वनवीक सीरीज है। किसी बड़ी चीज का छोटा रूप, किसी कठिन चीज का सरल रूप है। कुंभा ने कहा और कोई लाओ देखे, और कोई किताब हो, कहा साहब हाँ और अच्छी किताब है। कौन सी, का एक किताब है संगीत रत्नाकर। कुंभा ने कहा ये किसने लिखी, लोगों ने कहा साहब ये सारंगधर की लिखी हुई बुक है। कुंभा ने कहा मैं इसकी भी टीका लिख दूंगा, तो कुंभा ने इसकी भी टीका लिखी, पर इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया उसने। कुंभा ने केवल नोट्स का नाम नोट्स ही छोड़ दिया, वरना तो आपको ये और याद करनी पड़ जाती। तो कुंभा ने इसकी भी टीका लिखी। कुंभा ने कहा और लाओ देखे, एक और पुरानी किताब लेके लाए, चंडी शतक, बाण भट्ट की किताब है, आप पढ़ोगे। महाराज हर्षवर्धन जो हुए थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, जिनकी किताबें अपने को मिलती है आगे आप पढ़ोगे, इसके अंदर हर्षचरित कादम्बरी नाम की कोई किताब है। तो उनके टाइम में चंडी शतक उन्होंने बुक और लिखी थी बाण भट्ट ने, इस किताब की भी टीका लिखी, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया, इसकी भी कमेंट्री दी, इसकी भी व्याख्या की। तो कुंभा ने 3 किताबों की टीकाएं लिखी, गीत गोविंद जो कि जयदेव की बुक है,
संगीत रत्नाकर जो कि सारंगधर की बुक है, चंडी शतक जो कि बाण भट्ट की बुक है। और जयदेव वाली गीत गोविंद पे जो टीका लिखी उसका उसने एक अलग से नाम दिया, और जो अलग से नाम था उस नाम को उसने क्या कर दिया, रसिक प्रिया कर दिया, औरों का उसने नाम नहीं दिया। कहते हैं कुंभा ने 4 नाटक और लिखे थे, सब चीजों में, संगीत में, नृत्य में, नाटकों में, सब चीजें जानने वाला आदमी था। और इनमें तो और है कि जो 4 नाटक लिखे थे अलग अलग भाषाओं में, और है संस्कृत में तो थे ही, संस्कृत और मेवाड़ी इनमें तो थे ही। इसके अलावा कुंभा कहते कन्नड़ आती थी और उसको मराठी आया करती थी। भाई संस्कृत तो उस टाइम ज्यादातर जानते थे, वो मेवाड़ का था तो मेवाड़ी भी जानता था, पर कन्नड़ और मराठी और लिखी थी। उसके नाटकों के अंदर एक की लैंग्वेज कन्नड़ और एक की लैंग्वेज मराठी और मिलती, 4 नाटक और लिखे थे उसने। तो इस प्रकार कुंभा अलग अलग सब विधाओं का ज्ञाता था, सब प्रकार के डायमेंशन के अंदर था। तो कुंभा की ये सब किताबें भाई आप याद रखना कि कुंभा ने खुद ने संगीत की कौन कौन सी किताबें लिखी। तो मैंने बताया आपको, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। फिर संगीत राज के 5 भाग याद करना, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। 3 टीकाएं लिखी, जयदेव की गीत गोविंद पर, सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर, और चंडी शतक की बाण भट्ट की चंडी शतक पर। और जयदेव वाली गीत गोविंद का एक अलग से नाम, और उसका नाम क्या है, रसिक प्रिय। उसने 4 नाटक लिखे थे, वो कई भाषाएं जानता था, उसे मेवाड़ी आती थी, उसे मराठी आती थी, उसे कन्नड़ आया करती थी। तो हमने कुंभा की 2 चीजों के बारे में पढ़ा, कुंभा के निर्माण कार्य और कुंभा के साहित्य के बारे में हमने जाना। आगे और देखते हैं अपने क्या क्या बातें। आगे लिखा कुंभा के कोर्ट स्कॉलर, उसके दरबारी विद्वान। इतिहासकार थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, विद्वान लिखा जाना था, सही शब्द विद्वान होता है। उसके दरबार में विद्वान कौन कौन, विद्वान आदमी खुद है तो उसके बाद और खूब सारे विद्वान आएंगे। तो कहते कुंभा के दरबार में खूब सारे विद्वान भी थे। तो कौन कौन वो लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया था उनके बारे में। तो एक बंदे का, इनके अलग अलग किताब पढ़ते थे। एक बंदा है जिनका नाम है कान्हय व्यास। कान्हय व्यास नाम करके एक बंदे थे, और इन्होंने एक बहुत शानदार सी किताब लिखी, एकलिंग महात्म में। आरपीसी की फेवरेट सी बुक है, खूब सारी एग्जाम में पूछी हुई। कान्हय व्यास ने एक एकलिंग महात्म्य नाम की एक किताब लिखी थी। कहते इस एकलिंग महात्म्य का जो फर्स्ट पार्ट था, कान्हय व्यास लिखते हैं, लिख के कुंभा के पास लेके आए कि साहब मैंने ये बुक लिखी है। कुंभा ने पढ़ा रखा यार, शुरुआत वाले पार्ट में मजा नहीं आया था। कुंभा ने कहा ये मैं थोड़ा सा वापस लिख के देता हूँ। तो उसका पहला पार्ट कुंभा ने लिखा था, और उस पहले पार्ट का नाम है राजवर्णन। राजा ने वर्णन किया तो नाम क्या हो गया उसका, राजवर्णन नाम हो गया। उसने राजवर्णन नाम से इसका पहला पार्ट लिखा था एकलिंग महात्म्य का। और एकलिंग महात्म्य के अंदर कुंभा की खूब सारी बातें हैं, कुंभा खूब सारी तारीफें हैं। इसके अंदर लिखा कुंभा हुआ साहब सारे सब्जेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, ये नहीं, ऐसे लिखा हुआ उसमें कि कुंभा को वेद, पुराण, उपनिषद, मीमांसा, सांख्य, योग, जितने सब्जेक्ट उस समय चलते थे उन सब का कोई ज्ञाता है तो कौन है, कुंभा। ऐसी तारीफें कौन करते हैं, कान्हय व्यास। अपनी कौन सी किताब में ऐसी तारीफें की है, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य का फर्स्ट पार्ट किसने लिखा, कुंभा ने। उस फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, तो राजवर्णन। कैसे कुंभा के दरबार में एक विद्वान और हुआ करते थे, मेहाजी। मेहाजी के नाम के, मेहाजी तीर्थ यात्रा करने वाले टाइप के आदमी, इधर उधर तीर्थ यात्रा पे जाते रहते थे। कहते हैं कि कई दिन मेहाजी दिखे नहीं, एक दिन मेहाजी आए तो कुंभा ने पूछा मेहाजी इतने दिन कहाँ थे। तो कुंभा ने कहा कि साहब मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गया हुआ था। तो कहाँ कहाँ जाके बताओ। तो उन्होंने खड़े होकर बताया, मैं यहाँ जाके आया, यहाँ जाके। फिर कुंभा ने कहा यार रुको यार, अब कितने बताओगे, आप तो खूब जगह घूम के आ गए, कितनी जगह घूम के। तो उन्होंने कहा मैं 120 तीर्थ करके आया, 120 मंदिर देख के आए अलग अलग। तो एक काम करा, नोट्स बना के लाओ, मैं पढ़ लूँ। तो उन्होंने किताब लिखी तीर्थों के बारे में, इसलिए उस किताब का नाम है तीर्थमाला। 120 तीर्थों का वर्णन है, खूब सारी बातें। रणकपुर वाले जैन मंदिर की खूब सारी बातें बताते हैं। और वो कहते हैं रणकपुर वाला जैन मंदिर तो इस दिन नींव लग रही थी ना, मैं वहीं था। कुंभलगढ़ वाला जो मंदिर बना था, कुंभ स्वामी का मंदिर है, वो बताते हैं। कुंभा ने वहां जो मूर्तियां वगैरह लगवाई थी उनकी बात बताते। तो उनका मजा आ गया, मेहाजी वाली बुक लिख दी। तो मेहाजी की बुक का नाम क्या है, तीर्थमाला। कितने तीर्थों का वर्णन है इसमें, 120। कौन से मंदिर की प्रतिष्ठा में वो खुद ही उपस्थित थे, किसकी नींव लग रही, फाउंडेशन लग रही थी, तो रणकपुर। दो तो हो गए आपके, दो कौन कौन से हुए, एक तो हुए कान्हय व्यास। कान्हय व्यास ने कौन सी किताब लिखी, एकलिंग महात्म्य। एक कौन से हुए, मेहाजी। और मेहाजी ने कौन सी बुक लिखी अपने, तीर्थमाला। कितने तीर्थ है, 120 तीर्थों का वर्णन। फिर और इसके अलावा फिर एक राइटर हुए हैं मंडन।